हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो कल जो है हमने यहाँ पर आर्मी अग्निवीर आर्मी जीडी का एक पेपर कंडक्ट करवाया था। तो ये उसकी आंसर की है। मैं आपसे डिटेल में इसके आंसर्स जो है वो डिस्कस करूँगी। जो भी इसके रिगार्डिंग और भी स्टैटिक पोर्शन होगा वो भी डिटेल में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आपने जो है वो वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इन विच स्टेट इंडिया इज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे हैज़ बिन इनोग्रेटेड। भारत के किस राज्य में जो है वो सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है इसका असम में। ठीक है, तो असम में जो है वो इसका जो है उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया। ठीक है, इसमें लगभग इन्वेस्टमेंट किया गया है 26.08 करोड़ रुपीज़ का। इसकी लेंथ कितनी है? 1.82 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये एक ऐसी बाई केबल जिग बैक रोपवे है। ये किस नदी पर बनी है? ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर ये बनी हुई है। ठीक है, तो ये कनेक्ट करती है आपके कचारी घाट को किससे? नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करती है। तो आपने ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ दीज आर द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। आई होप ये तो सवाल सबको आता ही होगा। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, ये सन है, तो सन के बिल्कुल नज़दीक आपको मरकरी देखने को मिलेगा, फिर आपको वीनस देखने को मिलेगा, फिर अर्थ आता है, देन मार्स, और बीच में आपकी आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, उसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, और इसके बाद में आती है आपकी क्यूपर बेल्ट, और क्यूपर बेल्ट के साथ में आपका यहीं पर प्लूटो भी है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये जो चार प्लैनेट हैं और ये चार प्लैनेट हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। क्यूपर बेल्ट इनको अलग कर रही है, सॉरी एस्ट्रॉयड बेल्ट इनको अलग कर रही है। तो बेसिकली कई बार सवाल ये भी पूछा गया कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है? तो याद रखना ये मार्स और जुपिटर के बीच में आती है। अच्छा, और दूसरा सवाल, इनको हम बोलते हैं इनर या फिर रॉकी प्लैनेट, और ये हमारे आउटर या फिर हमारे गैसियस प्लैनेट होते हैं। इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, जोविन प्लैनेट भी बोला जाता है। तो आपने ये जो है वो याद रखना है कुछ डेटा पॉइंट। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो यहाँ पर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट माई स्टाइल। तो ये किताब जो है वो किसने लिखी है? ठीक है, तो ये किताब जो है वो कपिल देव ने लिखी हुई है। ठीक है, तो कपिल देव के बारे में एक चीज़ बता दूं आपको कि 1983 में इन्होंने जो है वो वर्ल्ड कप जीता था, और इनके कैप्टनशिप के अंडर ही जीता। तो पहले ये इंडिया के कैप्टन बने थे वर्ल्ड कप जीतने वाले। चलिए, दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, अच्छा, इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है, इनको पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। 1991 में जो है वो इनको पद्म भूषण दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये आपका बहुत ही आसान सा सवाल है, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो यहाँ पर देखिए देखने को मिलते हैं बंगाल टाइगर्स, ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे लेपर्ड्स हैं, एलिफेंट हैं, फिर उसके अलावा जो और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, ये रामगंगा रिजर्वॉयर के किनारे आपको बना हुआ दिखेगा। ये बना कब था? 1936 में इसे बनाया गया था। ठीक है, और 1936 में इसका नाम होता था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, क्योंकि गवर्नर होते थे उस टाइम पर यहाँ के हेली, तो बंगाल के गवर्नर थे, और ये उसी के अंडर जो है वो हिस्सा कुछ आया करता था। तो हेली नेशनल पार्क जो है वो इसका नाम था। सॉरी, बंगाल के नहीं, यूपी के गवर्नर थे ये, यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर होते थे उस टाइम पर, तो ये हिस्सा वहाँ पर आता था। तो हेली नेशनल पार्क आपका 1936 में इसको बोला जाता था। फिर 1954 से 55 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 54 से 55 में इसका नाम कर दिया गया क्या? यहाँ पर रामगंगा नेशनल पार्क बोला जाने लगा इसको। उसके बाद में यहाँ पर 1955 से 56 में फिर इसका नाम जो है वो जिम कॉर्बेट कर दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड में और भी कई सारे नेशनल पार्क है, जैसे कि आपका जिम कॉर्बेट तो एक है ही है, एक राजा जी है, राजा जी नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी आ गया। ठीक है, फिर एक गंगोत्री आ गया, गंगोत्री नेशनल पार्क, एक वैली ऑफ फ्लावर्स आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपने जो है वो कुछ याद रखने हैं।
नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कीव। ठीक है, कीव यहाँ की कैपिटल है। तो आपको पता है रशिया और यूक्रेन में अभी वॉर चल रही है, तो वो चीज़ें अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूक्रेन के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ, इसका मैप बना देती हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आपको देश देखने को मिल रहा है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यहाँ पर देखिए एक ना रिवर बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, इस रिवर का नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस नदी के किनारे आपको कीव देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको पोलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, इधर आपको मोल्डोवा देखने को मिलेगा, यहाँ रोमानिया है नीचे, ये इससे जो है वो दिखता है। ठीक है, रोमानिया, इसके नीचे बल्गारिया, बल्गारिया इसका बॉर्डर नहीं बनाता है, पर यहाँ पर आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर ये आपका आ जाएगा सी ऑफ अजोब, सी ऑफ अजोब आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका आता है क्रीमिया वाला पोर्शन। जी, ये क्रीमिया वाला वही पोर्शन है जिसको रशिया ने पहले हथिया लिया था, और फिर वो G8 ग्रुप से जो है वो उसको निकाल दिया गया, और फिर G7 जो है वो बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट वाज द ईयर ऑफ कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर कब लड़ी गई? आई थिंक ये तो सवाल सबको ही आता होगा। कब लड़ी गई? 1999 में लड़ी गई थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BSF। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो ये है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या सशस्त्र सीमा बल भी हम इसे बोलते हैं। तो ये BSF जो है इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। 1965 में इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। बाकी और भी हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे BSF हो गया, BSF आपको पता है कि इंडो पाक बॉर्डर को देखता है और साथ में बांग्लादेश बॉर्डर को भी ये देखता है। उसके अलावा असम राइफल्स है। असम राइफल्स किसको देखता है? ये म्यांमार वाला जो बॉर्डर है उसको देखेगा। CISF है। अब CISF जो है वो इंडस्ट्रीज़ को या हमारे जो PSUs होते हैं इंडिया के उनको देखता है। फिर CRPF है। CRPF जो है वो कंट्री में अगर जो काउंटर इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए, जनरल इलेक्शन वगैरह चीज़ों को देखने के लिए काम आता है। ITBP है, ये आपका इंडो चाइना बॉर्डर को देखेगा। SSB आता है, ये आपका इंडो नेपाल या फिर भूटान वाला बॉर्डर जो है वो उसको देखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो बोल रहे बिहू इज़ द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो बिहू कहाँ का डांस है? अब देखो बिहू, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर है असम। असम का डांस है ये। ठीक है, तो असम में इसको जो है वो न्यू ईयर की तरह जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये आपने जो है वो चीज़ें याद रखें। बाकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है वो नाटी करते हैं, ये भी आपका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि चंद्रयान 1 जो है वो कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था आपका 2008 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 2008 में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। हमारा लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV C2, C11 बोलो आप इसको। ठीक है, अच्छा ये सक्सेसफुल मिशन था। तो इंडिया ऐसा 5वां नेशन बन गया था जिसने अपना जो व्हीकल है वो कहाँ पर पहुँचा दिया था? लूनार ऑर्बिट में पहुँचा दिया था। ठीक है, तो और जो चंद्रयान 2 है वो 2019 में हमने लॉन्च किया, 19 में। और ये जो है वो आपका GSLV Mark 3 M1 के द्वारा, GSLV Mark 3 M1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसकी क्रैश लैंडिंग जो है वो हुई थी। नेक्स्ट बोला है कि विच कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस मोस्ट कॉफ़ी। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो प्रोड्यूस करता है ब्राज़ील। ठीक है, अब मैं आपको टॉप 5 नेशन बताती हूँ कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाले। सबसे पहले आ गया आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आता है वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर आता है इंडोनेशिया, फिर आता है इथोपिया। ठीक है, अच्छा सबसे ज़्यादा व्हीट कहाँ उगती है भाई? याद रखना, चाइना में। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंडिया में, फिर रशिया, USA, फिर कनाडा में, फिर फ्रांस, पाकिस्तान और यूक्रेन में। अब देखो रशिया और यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, तो अभी इनकी वॉर के कारण जो है वो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। सबसे ज़्यादा राइस कहाँ उगाए जाते हैं? तो राइस भी चाइना में, दूसरे नंबर पर इंडिया में, फिर USA में, फिर इंडोनेशिया में। तो आपको ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। ये टॉप 5 हो गए इसके। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये डेटा भी आपने लिख लेना है। अपने नोट्स में देखो, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अपने नोट्स जो है वो आपने प्रॉपर बना लेने हैं साथ में। ठीक है,
अगर नहीं बना रहे हो तो इनको बना लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपके लिए, ठीक। अच्छा, तो ये जो है वो हमने एक बहुत ही मतलब आपके देखिए जर्नल से क्वेश्चन है, पर इनके रिगार्डिंग जो है वो आसपास का बहुत सा डेटा है जो कि आ जाता है आपको कई बार पेपर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ जीके वाला पोर्शन ही डिस्कस करूँगी, बाकी जो आपका पोर्शन रहेगा मैथ्स का और जो आपका साइंस का पोर्शन रहेगा वो आपसे जो है वो दीपक सर जो है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। बाकी जो मैंने आपसे सवाल पूछा जैसे यूक्रेन का, तो आपने जो है वो उसका आंसर मुझे ज़रूर दे देना है, ओके। अभी थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है इसको। हाँ, तो अभी हमने राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को देख लिया है, हमने वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को भी देख लिया है। नेक्स्ट सवाल है कि विच कॉन्टिनेंट इज़ हैज़ द लोएस्ट एरिया, तो किसका लोएस्ट एरिया है, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का। तो देखिए इसका आंसर भी बहुत ऑब्वियस है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम एरिया है। अब देखिए क्या इसका है मतलब है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जो कि एक आइलैंड भी है, जो कि एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की खासियत है। अच्छा, उसके बाद एरिया में आपका आता है यूरोप, यानी कि ये सेकंड लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। फिर अफ्रीका और फिर एशिया जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस साल का जो आपका इसका थीम था वो था इन्वेस्ट है, ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये इसका इस साल का थीम था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि वेयर इज़ द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड, तो एनडीए जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका सही आंसर है पुणे महाराष्ट्र में जो है वो ये लोकेटेड है। इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो 1954 में से इस्टेब्लिश किया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है वो आती है। आपको पता है कि डिफेंस सर्विसेज का ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें इसके बारे में याद रखनी। नेक्स्ट बोला हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक बहुत बेसिक सवाल है, इसका आंसर आप सबको आता होगा। तो ये कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके फाउंडर हैं, ठीक है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी यही जो है वो हेड हुआ करते थे। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो कब इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, तो इसका सही आंसर है 1942 में इसे देखिए लॉन्च किया गया था। एक्चुअली में क्या हुआ था, 8 अगस्त 1942 में INC का जो सेशन हुआ जैसे बॉम्बे में, ठीक है, तो उसमें जो है वो ये बोला गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लाया जाएगा। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम अगस्त क्रांति दिवस से बोलते हैं या अगस्त क्रांति डे भी बोलते हैं, ठीक है। और इस साल 2022 में हम इसकी 80th जो है वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है हमने अभी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। तो 8 अगस्त को इसका ये जो है वो सब कुछ हो गया था, तो इसके बारे में आपको जो है वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये आर्टिकल, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और उसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चैनल को आप लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक भी ज़रूर देना। चलो फ्रेंड्स, अब आपका साइंस और मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है आपका H2SO4। इसको आपका किंग ऑफ ऑल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, किंग ऑफ ऑल एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका, तो आपका 17th क्वेश्चन है विच एसिड इज यूज्ड बाय बॉडी टू हेल्प डाइजेशन, डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी जो है वो किस एसिड का यूज करती है, तो वो है हमारा
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का यूज़ करती है हमारी बॉडी डाइजेशन के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होता है H2SO4 और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, अब H2SO4 आपका किंग ऑफ ऑल एसिड आ गया। उसके बाद आपका आ गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो आपका जैसे आपका विनेगर हो गया, विनेगर वगैरह में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ से हम आपका जो अर्थक्वेक आता है उसकी मतलब कितनी इंटेंसिटी का है वो मेजर करते हैं हम आपका सिस्मोग्राफ से। स्पीड ऑफ विंड जो है आपकी वो मेजर की जाती है आपकी एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से आपकी हवा की गति जो है वो मेजर की जाती है आपकी। नेक्स्ट आ गया आपका विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपका ग्वाइटर, घेंगा जिसको बोलते हैं आपका हिंदी में, ठीक है, ग्वाइटर का रोग होता है आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी से। इसको एक्यूरेट करने के लिए आपका आयोडीन 131 का यूज किया जाता है इसको सही करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हुज यूनिट इज क्यूरी। तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है आपका। हीट और एनर्जी दोनों का यूनिट आपका जूल आ गया और टेम्परेचर को हम केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तीनों में मेजर करते हैं। अब देखो अगर मेरे को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं आपका सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32। तो यहाँ से हमारी कन्वर्जन हो जाएगी और दूसरा फॉर्मूला कन्वर्जन का है आपका K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब जो नॉर्मल ह्यूमन होता है आपका, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपका, तो वो आएगा आपका डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका केल्विन में आ जाएगा आपका 310 केल्विन। ठीक है, इस फॉर्मूले में डाल के भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो केल्विन में आपका 310 केल्विन आ गया, डिग्री सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कार्य, बल तथा विस्थापन के बीच का। तो क्या होता है आपका वर्क जो है, वर्क इज इक्वल्स टू आपका आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमने वर्क कब बोला जाएगा, जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं या कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो वर्क कर रहा है, तो वो वर्क में कंसीडर नहीं होगा। वर्क में कंसीडर वो चीज़ होती है कि हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और उस बॉडी की कितनी स्टेट चेंज हुई, वो अपनी जगह से हिला या पहले वो मोशन में था वो रुक गया, वो चीज़ें आती हैं आपकी कि काम कितना हुआ उस बॉडी के ऊपर, वो लिया जाता है। जहाँ पे हमें थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले, बॉडी की चेंज, स्टेट, बॉडी की स्टेट चेंज होती हुई दिखे, तो उसको बोलेंगे आपका वर्क। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, पर स्पीड जो है आपकी, तो स्पीड जो है आपकी वो है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला है आपका क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर वेलोसिटी होता है यहाँ पे तो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी आनी थी, क्योंकि वेलोसिटी में आपका आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स में आपका मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी। तो विटामिन सी में आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अब कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज थे कि आपका जो विटामिन सी है उसमें एसिड जैसे उसको कंसीडर कर ले रहे थे आपके सिट्रिक फ्रूट से, कि जैसे लेमन वगैरह में विटामिन सी होता है तो उसमें सिट्रिक एसिड होगा आपका विटामिन सी में। पर विटामिन सी के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो विटामिन सी में यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड आएगा आपका। ठीक है, लैक्टिक एसिड आपका मिल्क में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिट्रिक एसिड आपके खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे आपका क्या आ गया, लेमन वगैरह आ गया।
लेमन आ गया, ग्रेप्स आ गए। नेक्स्ट आपका कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मच द ह्यूमन ब्रेन वेट, तो ह्यूमन का जो ब्रेन है उसका अप्रोक्सीमेटली वेट है आपका 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल पूछा गया है यहाँ पे, तो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का नर्व सेल। और अगर लॉन्गेस्ट सेल पूछा होता आपसे, लॉन्गेस्ट सेल पूछा होता तो लॉन्गेस्ट सेल आपका आ जाना था फीमेल एग। ठीक है, फीमेल एग आपका है ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो लार्जेस्ट में आता है आपका नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 7, तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 1 है, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर 8 है, और आपका बोरोन का एटॉमिक नंबर है आपका 5, और नाइट्रोजन जो है तो 5, बोरोन के बाद आएगा आपका कार्बन, कार्बन के बाद आएगा आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपका 7, तो आपका आंसर डी यहां पे सही हो गया इसमें। नेक्स्ट आपका आ गया कि हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की थ्योरी जो है वो दी है आपकी आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने दी है आपकी ग्रेविटी की थ्योरी। नेक्स्ट आपका विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस, पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, आपका जंतु कोशिका का पावर हाउस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन पेंसिल, तो हम पेंसिल में ऐसे करते रहते हैं कि लेड पेंसिल जो आपकी लेड पेंसिल होती है तो उसमें आपका ग्रेफाइट का यूज हुआ होता है, लेड पेंसिल जो होती है आपकी, तो पेंसिल में आपका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया कि वेयर इन द बॉडी डज द डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो बॉडी के कौन से पार्ट में आपका डाइजेशन होता है, तो वो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला है आपका N2O। नेक्स्ट आपका द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज, तो अब देखो यहाँ पे फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और सेंटीग्रेड स्केल में दिया गया है, तो सेंटीग्रेड में हमें पता है 37 डिग्री होगा, फ़ारेनहाइट में ये नहीं होता है, फ़ारेनहाइट में होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और केल्विन में आपका कितना आ जाएगा 310 केल्विन। ठीक है, र्यूमर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट अमाउंट में है आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद आपका CO2 और फिर आपका आर्गन वगैरह ये सारी गैसेस आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि द रीजन ऑफ वेदरिंग ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो है मतलब उसमें छेद वगैरह पड़ रहा है आपका, तो वो कैसे पड़ रहा है, ठीक है, वेदरिंग कैसे हो रही है आपकी ओजोन लेयर की, तो वो हो रही है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड आपकी, तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है आपकी, चलो इस क्वेश्चन को आपका देखते हैं बाद में। नेक्स्ट आ गया आपका कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 32 इफ वन ऑफ देम इज 36 देन अदर। अब देखो दो नंबर्स के बीच में गैप कितना है, सम कितना है दो नंबर्स के बीच का 32। ठीक है, इफ वन नंबर ऑफ देम इज 36 माइनस का 36 देन द अदर नंबर इज, तो देखो एक नंबर आपका क्या ले लिया हमने, x ले लिया, x का, और इसका माइनस के 32 का माइनस के 36 का सम कितना आ रहा है आपका 32 के इक्वल आ रहा है। ऐसे बोला गया कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, वन नंबर ये दिया गया, तो अब देखो ये 36 जो है आपका दूसरी साइड जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्या होगा 32 प्लस, अब ये था माइनस का 36 दूसरी साइड गया, क्या बन गया आपका प्लस का हो गया, तो कितना आ गया वो नंबर मेरे पास
68। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे एक्यूरेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इज हाफ ऑफ 1.2 इंटू 10⁻30। तो देखो 1.2 हाफ बोला गया इसका, ये जो 10⁻30 है आपका, इसके साथ नहीं हमने छेड़ना है अभी तक। तो ये क्या बन गया मेरे पास 0.6 इंटू 10⁻30। तो 0.6 इंटू 10⁻30। अब देखो यहाँ पे है ऐसा ऑप्शन कोई भी, अब 0.6 इंटू 5⁻30 ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती आपकी। तो अब देखो इसमें इसको क्या लिख दे रहे हैं 0.6 मल्टी, एक 10 निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर, तो कितना बच गया, अब 10 कितने बच गया आपके पास 29। तो कितना बन गया 6 इंटू 10⁻29 आपका। तो यहाँ पे ये आपका बी ऑप्शन एक्यूरेट है इसका, ठीक है, 6 इंटू 10⁻29। नेक्स्ट आपका आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन कि ए ट्राइंगल बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। मतलब आपका यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसका मतलब है मल्टीप्लाई, एंड ए डॉट बी, डॉट जहां पे लगा होगा उसका मतलब है आपका प्लस। और चलो देखते हैं अब ये इस रिलेशन के बारे में पूछा गया, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो कितना बन गया 3 4 12 प्लस 9 7 आपका आ गया 63। तो ये बन रहा है आपका टोटल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ -3/8 इंटू -7/3। तो अब देखो इनवर्स करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हमारा। अब 3/8 जो है इसका इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका इनवर्स बन जाएगा मेरे पास 8/3। और जो मेरे पास 7/13 है इसका इनवर्स क्या बन जाएगा मेरे पास 13/7। तो अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस आपका ऑलरेडी प्लस हो चुका है। तो 8/3 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन कितना है ये 13/7 था आपका। तो कितना आ गया 13 8 आपका आ गया 104 और डिवाइडेड बाय 7 3 21। तो ये आपकी ऑप्शन 104/21 ए आंसर आपका सही हो गया। माइनस माइनस आपका यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। और इनवर्स पूछा गया था तो हमने इनवर्स कर दिया इन फंक्शंस को। आगे आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होते हैं इनका सम जो है वो होता है आपका 90 डिग्री। तो देखो एक एंगल x है, दूसरा आपका कितना है 30 डिग्री ले लिया, ऐसे दिया गया इज इक्वल टू 90। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या आ जाएगा 30 का आपका 90 माइनस 30 कितना हो गया 60। हमने बस जस्ट इतना ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होते हैं उनका सम होता है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल दिया गया तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो इसको कंप्लीट कौन करेगा, तो इसको करेगा 60 डिग्री, ठीक है, तब ये 90 डिग्री बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी डी इन इज स्क्वेयर इन विच ए बी इज इक्वल टू x प्लस 16 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर। तो अब देखो स्क्वेयर जो होता है आपका उसकी सारी साइडें क्या होती हैं इक्वल होती हैं आपकी, ठीक है। तो जैसे ये ए बी सी डी ऐसे साइड ले ली तो सारी साइडें इक्वल होंगी। तो मतलब आपका ए बी किसके इक्वल आएगा, ए बी आएगा आपके पास बी सी के इक्वल, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे को x प्लस 16 और मेरे पास बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 3x। तो 16 यहाँ पे बच गया आपका, x दूसरी साइड गया तो 3x माइनस एक्स कितना आ गया मेरे पास 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जा रही है मेरे पास, x की वैल्यू आ जा रही है आपकी 16/2, 2 8 16। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। तो देखो ये वाली साइड कितनी होगी आपकी 24। अब देखो ए बी 8 प्लस 16 24 हो गया, ठीक है। ये बी सी आपकी बी सी 3 इंटू 8, तो 3 इंटू 8 कितना बन जाएगा आपका 24, सारी साइडें इक्वल होगी। अब पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर का जो आपका पैरामीटर होता है स्क्वायर का वो क्या होता है 4a, ठीक है, ये आपका पैरामीटर स्क्वायर का।
तो 4a, तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे हमारे पास 24 आई इस साइड की वैल्यू, तो 4 × 24, तो कितना बन गया आपके पास ये 96। तो इस स्क्वायर का पैरामीटर है आपका 96, डी ऑप्शन आपका सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशो ऑफ 4:5 बट विल बी द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। तो देखो दो सर्कल हैं, उनके एरिया सर्कमफ्रेंस जो है, सर्कमफ्रेंस जैसे एक का 2πr1 ले लेते हैं और दूसरा क्या है 2πr2। अब देखो इन दोनों का सर्कमफ्रेंस जो है उसका रेशो दिया गया है आपका 4:5 ऐसे दिया गया है। तो ये कैसे आया, अब देखो 2π और 2π तो कॉमन है, तो ये रेशो आपकी किसकी दी गई है, ऑटोमेटिकली रेडियाई की ही रेशो दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यही इसकी रेडियस की रेशो होगी क्योंकि 2π तो दोनों में ही सेम है आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आपका एक्यूरेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि इफ 200 ऑफ अ नंबर इज 90 देन बट विल बी द 80% ऑफ द नंबर। अब देखो कोई नंबर है आपका 200%, उसका दिया गया, उसको कितना बोला गया 90। ठीक है, तो आपका यहां से 1% क्या आ जाएगा उस नंबर का 90/200। ठीक है, अब मेरे से पूछा कितना गया है यहाँ पे, मेरे से पूछा गया है यहाँ पे 80%। तो 80% कैसे आ जाएगा, जब हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाती है तो हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 80% के लिए क्या करूंगा, मैं इस साइड भी 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका, तो ये 0 से आपका 0 गया। ठीक है, एक 0 से ये 2 4 8, तो कितना आ गया आपके पास 9 × 4 = 36। तो उस नंबर का 80% जो है वो क्या आएगा आपके पास 36। ठीक है, हमने क्या किया 1% की वैल्यू निकाल ली और फिर 80% की भी हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द वैल्यू ऑफ 2 टेबल्स इन द सेम एज दैट ऑफ 4 चेयर्स। इफ द वैल्यू ऑफ 1 टेबल इज 250 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 चेयर। तो देखो 2 टेबल्स जो हैं वो आपके कितनी चेयर्स के इक्वल हैं, तो 2 टेबल हैं आपके 4 चेयर्स के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका एक टेबल जो है 1 टेबल किसके इक्वल है आपका 4 चेयर/2 ऐसे आ जाएगा। मतलब एक टेबल आ गया आपका 1 टेबल यहां से 2 चेयर्स के इक्वल, ऐसे ही है। अब एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, 1 टेबल की कॉस्ट दी गई है हमें 250, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो 250 = 2 चेयर, 2 चेयर का प्राइस आ रहा है आपका 250, तो 1 चेयर का प्राइस क्या आ जाएगा आपके पास 250/2, तो कितना बन गया आपके पास ये 125। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे V, एक चेयर की कीमत जो है वो आपकी 125 रुपीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि cos θ/sin θ, तो ये होगा आपका क्या cot θ। ठीक है, और आपका sin θ/cos θ ये होता है आपका tan θ। सीकेंट थीटा जो है, सीकेंट थीटा को लिखते हैं हम 1/cos θ। ठीक है, और आपका कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू होती है आपकी 1/sin θ, और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा आएगा आपका 1। ठीक है, और साथ में ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनता है इस तरह के एग्जाम में। एक आपका 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा आएगा आपका कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा आएगा आपके पास यहाँ पे सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से पूछ सकते हैं या इस फॉर्मेशन में पूछ सकते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ द ऑरेंज वर बाउट एट द रेट ऑफ 5 in 1, ठीक है, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 4 in 1, बट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो आपके यहां पे कॉस्ट प्राइस के लिए जाएं अगर, तो 5 ऑरेंजेस जो है वो कितने में खरीद रहा है 1 रुपीज में, तो 1 ऑरेंज जो है उसका प्राइस कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ये आ गया 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस में जाएं, तो सेलिंग प्राइस में क्या हो रहा है 4 ऑरेंजेस जो है वो बेच रहा है 1 रुपए में,
तो 1 ऑरेंज जो है वो कितने के इक्वल आ जाएगा, 1/4 सेलिंग प्राइस। एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम सीधा क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशियो से निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या बना मेरे पास, सेलिंग प्राइस की बनी थी मेरे पास 1/4 और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस का कितना बना है मेरे पास 1/5। तो यहाँ पे क्या बन गई ये रेशियो हमारे पास ओवरऑल, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ये बन गया हमारे पास 5/4। इनको आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या बन जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/1। ऐसे ये रेसिप्रोकल हो जाता है जो डिवाइड वाला होता है, तो 5/4। अब देखो आपके पास कितने थे, कॉस्ट प्राइस आपका 4 था, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 5 का। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 का गेन किया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस आपका 5 है, तो हमने कितने का गेन किया 1 का। नीचे क्या आएगा आपका कॉस्ट प्राइस कितने का है 4 का, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये कितना आ गया 4 2 और 5, तो ये आपका आंसर आ गया 25% लग गया था। तो यहां से क्या किया मैंने, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकाल लिया, फिर रेशियो निकाल दी इनकी सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस था हमारे पास 1/4 और कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 1/5। तो इनको डिवाइड किया, ये आपका डिवाइड में था तो ये रेसिप्रोकल हो गया 5/1 बन गया। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस आया मेरे पास 5/4। अब हमने देखना है सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा। अगर मैं चीज मेरे पास 4 रुपए की कोई चीज है, वो मैं कितने में बेच रहा हूँ 5 रुपीज में बेच रहा हूँ, तो मेरे को 1 रुपए का गेन हो रहा है। किसके ऊपर गेन होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस होता है। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसका 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 4 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 3 4 5 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो क्या बोला 4 घंटियां क्रमशः 3 4 5 और 6 सेकेंड में सॉरी अंतराल पर बजती हैं। बताओ एक बार एक साथ बजकर पुनः कितनी देर बाद 7 बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे आपका। तो एलसीएम हम ऐसे निकालेंगे 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो पहले हमारा प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 से देखेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। अब 3 से कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बच गया 1 2 5 और 1। तो 5 2 10, 10 3 30, 32 आपका 60। तो आंसर क्या आ गया, इसका एलसीएम निकालेंगे हम इन सब का, ठीक है। तो मेरे पास आ गए 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड्स के बाद जो है आपकी घड़ियां एक बार फिर से इकट्ठी बजेंगी। जब भी आपका बेल्स वाला क्वेश्चन आ जाए या आपका लाइट्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें पहले एलसीएम निकालो। अब देखो यहाँ पे 60 सेकेंड्स में दिया गया, अगर मिनट में पूछा होता तो कितना आ जाना था 1 मिनट आ जाना था। ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, क्या करेंगे 60 सेकेंड को 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं तो डिवाइड कर देंगे, तो मिनट में चेंज हो गया है तो 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी वॉज 25 ईयर्स एंड दैट ऑफ बी एंड सी वॉज 25 ईयर्स ए प्रेजेंट एज। अब एवरेज एज का मतलब क्या है यहाँ पे कि ए की एज भी 25 है, बी की एज भी 25 है और सी की एज भी 25 है। एवरेज एज का मतलब होता है एवरेज, सब में इक्वल बांटना, ठीक है। तो सबकी एवरेज 25-25 ही है, सबको 25-25 ही मिला होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बी और सी दोनों की मिला के कितनी है एवरेज एज 25, मतलब ये भी 25 लाया होगा, ये 25 लाया होगा। तो अब कितने बचते हैं, ए की भी कितनी बचेगी अब 25। ऐसा ही होगा ना, 3 बंदों की ए बी और सी की टोटल एज कितनी थी इनकी, तो 3 बंदे 25 इंटू 3 कर देंगे, टोटल एज होगी इनकी 75। ऐसे हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 75। अब ए और बी दोनों की कितनी दी गई, बी और सी की एवरेज कितनी दी गई है 25, मतलब बी के पास भी 25 है, सी के पास भी 25 है। तो ऐसे करेंगे, बी को भी 25 दे दिया, सी को भी 25 दे दिया, इज इक्वल टू 75। तो ए के लिए कितना बच गया आपका 75 माइनस 50, ए के लिए भी आपकी 25, ठीक है। ये दोनों 25 लेके आ रहे हैं, मतलब ज्यादा, अगर ये दोनों मान लो 27 लेके आ जाते, अगर ज्यादा लेके आ जाते तो ए की एज क्या होनी थी आपकी, कम होनी थी इस केस में। अगर ये दोनों कम लेके आते तो ए की एज जो थी वो 25 से ज्यादा होनी थी, पर यहाँ पे ये दोनों भी 25 ही लेके आए हैं तो 25 से ही एवरेज मेंटेन हो रही है, तो ए के पास भी आपका ऑटोमेटिकली 25 ही बचेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4। तो जब एलसीएम बोला हो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का तो क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या क्या है हमारे पास, एलसीएम किस किस का निकालना है मैंने, एलसीएम निकालना है मैंने 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ किसका निकालना है हमने, एचसीएफ निकालना है हमने 3, 9, 6 और 27 का। ठीक है, एचसीएफ होता है आपका जो कॉमन होगा सब में। अब देखो ऊपर वाले का एलसीएम 4, 5 इसका एलसीएम निकालेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब में वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो ये जो 20 आया ये लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है। ठीक है, ये जो होता है इसको, ये सारे नंबर जो है इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से भी 20 डिवाइडेड है आपका, 5 से 20 डिवाइडेड है और 4 से भी 20 डिवाइडेड है। पर एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ उन नंबर्स को डिवाइड करता है, एलसीएम को वो नंबर डिवाइड करते हैं और एचसीएफ को वो एचसीएफ जो होता है वो नंबर्स को डिवाइड करता है। तो इन सब का एचसीएफ अब देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, तीनों में 3 है। सबसे छोटे वाला देखा हमने तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 3। तो एलसीएम क्या बन गया इस वाले फ्रैक्शन वाले केस में आपका सीधा 20/3। अगर आपसे क्या पूछा होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या आ जाना था आपका, ऐसे ही बस सेम यही फॉर्मूला रहेगा, एचसीएफ ऑफ क्या बन जाना था फिर, न्यूमिनेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वैसे निकल जाना था आपका ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या आएगा आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब, आगे आएगा आपका प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो आपका ये डी ऑप्शन यहाँ पे एक्यूरेट हो गया। अगर आपका फॉर्मूला होता a माइनस बी क्यूब होता अगर, ठीक है, अगर माइनस में होता ये, ठीक है, जैसे आपका फॉर्मूला पूछा होता है आपसे a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो बनना था आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यह है आपका a माइनस, सेम यही फॉर्मूला है बस माइनस लग जाता है बीच में। अगर आपसे पूछा होता a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो वो बनना था आपका a प्लस बी और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ठीक है, और जब आपसे पूछा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब तब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस बी, बाहर माइनस लग गया और अंदर जाके सारे ही प्लस हो जाएंगे, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये बन गया आपका फॉर्मूला यहाँ पे।